नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति। यूपी टेट में तो इसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन सी टेट में पूछ लेता है कभी कभी, तो चांस क्वेश्चन बनने के हैं, क्योंकि जब सिलेबस में होता है तो क्वेश्चन आ भी सकता है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान ये नियामक एवं विधायक विज्ञान है। नियामक एवं विधायक विज्ञान है, ये इसकी प्रकृति है, नियामक एवं विधायक। तो इसमें सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ एक स्टेटमेंट बना के देता और स्टेटमेंट को हमें समझना है। अब सबसे तो ये तो पॉइंट हो गया आपका सीटेट के लेवल का। और क्वेश्चन मतलब ये होता है कि नियामक क्या होता है? तो नियामक होता है यानी इसकी विषय वस्तु कैसी है मनोविज्ञान की। तो नियामक का मतलब होता है इसकी विषय वस्तु कैसी है। और इसके बाद विधायक, विधायक होता है कि इसका जीवों का द्वितीय अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे नहीं घुमा फिरा के इधर उधर से कर सकते हैं, तो जीवों का तीव्र अध्ययन करने वाला। तो मनोविज्ञान क्या है? यानी एक इसकी विषय वस्तु निश्चित है और इसका जीवों का तीव्र अध्ययन किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है मैथ के अंदर कर रहे हैं हम 2 × 3 = 6 हो गया, तो इसका मतलब किसी बच्चे ने 2 + 2 + 3 बार लिखा तब भी 6 आया, तो दोनों का तरीका अलग हो गया। ठीक है, तो वही सिस्टम है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है अलग से, इसकी निश्चित विषय वस्तु है और विधायक विज्ञान है, यानी ज्यों का त्यों पढ़ा जाता है। तो यही इसका मनोविज्ञान की प्रकृति है। अब आया मनोविज्ञान, यानी इसकी भविष्यवाणी संभव है। ये पॉइंट बहुत मोस्ट है। नंबर 1 तो हो गया ये। नंबर 2 इसकी भविष्यवाणी संभव है। भविष्यवाणी, इसमें भविष्यवाणी संभव है। और यानी भविष्यवाणी क्या, यानी कोई बच्चा क्रिएटिव है तो बच्चे बचपन से लगता है कि बच्चा बड़ा क्रिएटिव बड़ा तेज है, तो उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही तो उसका हमने अध्ययन किया। तो ये इस तरह से है, कोई ज़्यादा डल है तो उसको हम डल बता देते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत या नियम कैसे होते हैं। तो मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत या नियम जो हैं ये बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान रखना। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत या नियम। सिद्धांत या नियम कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ हैं, वैध हैं। वस्तुनिष्ठ हैं, वैध हैं और भाई प्रमाणिक भी हैं। इसके प्रमाणिक है तभी तो मनोविज्ञान एक अलग विषय बना, अदरवाइज नहीं बनता। तो यानी कि क्वेश्चन सीटेट में पूछ लेता है मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, यानी जो है कैसे हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रमाणिक हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत वैध हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत वस्तुनिष्ठ हैं। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट याद रखने। तो वैध हैं, प्रमाणिक हैं और वस्तुनिष्ठ हैं। अब मैंने एक पॉइंट टॉपिक पढ़ाया था पहले दर्शन शास्त्र में, क्या क्या मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो उसको एक ट्रिक से थोड़ा समझ लो। मेरा पॉइंट छोटा सा ज़्यादा बड़ा बना है। ये हमारा मान लो एक ट्री है, पेड़ है ये, तो इसमें से क्या ये शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेज हैं, ये इसकी स्टेम है। तो ये तो हो गया दर्शन शास्त्र। ये तो हो गया दर्शन शास्त्र। यहाँ पर आके ये हो गया आत्मा, यहाँ माना गया आत्मा का विज्ञान। इसके बाद यहाँ माना गया इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद यहाँ पे माना गया इसको चेतना का विज्ञान। और सबसे लास्ट में मान लो यहाँ पे एक फ्रूट लगा आम, तो इसको सबसे लास्ट में जाके इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान। अब आप समझ सकते हैं इसको एक पॉइंट से, यानी कि हमने एक आम खाया तो हम ये नहीं देखते कि उसकी जड़ क्या थी, उस तना कैसा होगा उस पेड़ का, हम उसका रेट करते हैं सिर्फ आम का।
अगर हम आम लेने जा रहे हैं तो आम को देखेंगे, उससे आइडिया लगाना है कौन सा आम है, कैसा आम है, कितने रुपए का होगा, तो बस वही समझना है। तो दर्शन शास्त्र से जन्म तो हुआ आत्मा के विज्ञान का, मन के विज्ञान का, चेतना के विज्ञान का, व्यवहार का विज्ञान का, लेकिन हम सबको मिला के कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ। वो कैसे हुआ कि हम आत्मा, मन और चेतना को छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में व्यवहार की बात करते हैं, यानी आम की बात करते हैं। जैसे हम फल की इसका रेट करते हैं, कौन सा आम है, किस रेट का है, हमें ये लेना है, तो अब हम इस चीज का अध्ययन नहीं करते। तो यही चीज है कि अब हम जो मनोविज्ञान की प्रकृति में ये मेन चीज है कि अब व्यवहार पर टिकी हुई है और सारा मनोविज्ञान अब हम व्यवहार पर पढ़ेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय पढ़ेंगे अब हम। मनोविज्ञान की प्रकृति हमने पढ़ ली है, तो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय पढ़ेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है। ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन चांस है जब सिलेबस में है तो एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। तो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, यानी संप्रदाय होता है स्कूल, यानी मनोविज्ञान के जो स्कूल थे वो कितने थे, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सा स्कूल दिया। बस ये 2 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, और ट्रिक से हम संप्रदाय को याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी एक हमारे बैंक बैलेंस हो जाएगा, चाहे एग्जाम में आए ना आए, लेकिन माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा और याद भी रहेंगे। सबसे पहले आता है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय ये जर्मनी से आया था, यानी जर्मनी वालों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, और ये दिया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने दिया था। दूसरा आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद या कार्यवाद, तो ये दिया था विलियम जेम्स ने। इसके बाद आता है व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद जेबी वाटसन। संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर। अब ये आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का। मानवतावाद संप्रदाय है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो। इसके बाद लास्ट आता है प्रेरकीय प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय होता है विलियम मैकडूगल का। संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट। प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स। ये प्रकार्यवाद जो है अमेरिका का है, ये ध्यान रखना। प्रकार्यवाद अमेरिका का है,
और ये व्यवहारवाद है अमेरिका का। ये भी ज्यादातर मनोवैज्ञानिक अमेरिका के आए हैं, अमेरिका के बहुत मनोवैज्ञानिक हैं। और इसके बाद संज्ञानवाद जो है जर्मनी का है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? संरचनावाद। संरचनावाद यानी अगर हम कहीं अपना मकान बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो क्या लेकर आएंगे हम? ईंट लाएंगे। क्या? ईंट लाएंगे। ईंट यानी वुंट। ईंट को अगर हम कहेंगे तो फिर सब मैच नहीं करेगा, इसलिए ईंट बोलता हूँ मैं। ईंट यानी कि ईंट हम लाएंगे तो ऐसे तो नहीं लाएंगे कि बारिश में भीगी हुई हो, वो इधर उधर से तिरछी हुई हो, और उसको हम ले आएंगे। उसकी संरचना देखेंगे हम, संरचना कैसी है उसकी हम संरचना देखेंगे मेरे भाई। संरचना उसकी है कैसी? संरचना अच्छी तभी तो ईंट लेंगे। यानी हल्की भारी बनावट कैसी है उसकी, यानी संरचना। वही संरचना का नाम बनावट, मतलब तो ईंट की हम बनावट देखेंगे। याद हो गया ये तो। इसके बाद प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे काम करते करते हमारे कार्य करते करते हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है। ये वीकनेस आ जाती है तो डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हकीम से दवाई लेते हैं तो हकीम बहुत चालाक होते हैं। वो क्या कहते हैं? वो जेम देते हैं, जेम्स देते हैं। जेम्स मतलब जेम्स जेली सुना है ना, मुरब्बा जिसे कहते हैं, जैम कहते हैं ना, जैम। तो जैम नहीं देते, वो बहुत सारे जैम्स देते हैं, यानी मुरब्बा देते हैं। जब मुरब्बा देते हैं तो उससे ताकत आ जाती है मेरे भाई, हम कार्य वो आसानी से करते रहते हैं। तो ये भी ट्रिक याद हो गया। और क्या रखा है इसमें? व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद, अब हमें ये देखना है, हमें व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहार शब्द को इसमें से हम लेंगे, यानी व्यवहार। अगर हम व्यवहार स्कूल में अच्छा करेंगे तो ठीक है, और अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारी तो वाट लग जाएगी ना, हमारी वाट लग जाएगी भाई। अगर हमने बुरा व्यवहार कर दिया तो बुरा व्यवहार नहीं करना है, अच्छा व्यवहार करना है। स्कूल में जाने के बाद तो 3 हमारे क्लियर हो गए। ईंट ऐसी खरीदेंगे जिसकी संरचना अच्छी होगी। अगर कार्य करने में हमें दिक्कत हो रही तो हम जैम खाएंगे, यानी मुरब्बा। इसके बाद अगर व्यवहार हम अच्छा करेंगे तो ठीक है, ना गलत करेंगे तो हमारी वाट लग जाएगी। वहाँ कंफ्यूज मत हो, डोंट वरी, फ्री माइंड से पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए, बी हैप्पी, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस तरह से वहाँ आपको यही बस आपको सिर्फ ऑप्शन दिखेगा, बाकी आपको यही पता नहीं चलेगा कि ऑप्शन बाकी थे क्या, क्योंकि आपके माइंड में वो पिक्चर बनेगी तुरंत कि हमारी ये कहानी थी, और कहानी से हमारे याद रहेगा। ये क्यों? हमें अपनी लाइफ से जोड़कर पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद संज्ञानवाद संप्रदाय आता है, तो ज्ञान, इसके अंदर हम लेंगे ज्ञान। मेरे भाई ऐसा तो है नहीं कोई अनपढ़ आदमी या बेवकूफ़ आदमी आर्मी में चला जाएगा और उसे वर्दी मिल जाएगी। अरे भाई ज्ञान होगा, एग्ज़ाम पास करेगा तभी तो वर्दी मिलेगी। और वर्दी के लिए लोग मर रहे हैं, वर्दी के लिए लोग मर रहे हैं कि वर्दी चाहिए, और हमें वर्दी मिल नहीं रही है। कितनी मेहनत करने के बाद भी वर्दी नहीं मिल रही है, यानी कि हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो वर्दी मिलेगी। तो ज्ञान क्या है, किसको मिलेगा? जिसके पास ज्ञान होगा उसे ही वर्दी मिलेगी। हो गया याद? कुछ नहीं है। अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं, इसके बाद हम लेंगे मनोविश्लेषणवाद। तो मन का विश्लेषण, इसका कहते हैं मन का विश्लेषण। अब मन का विश्लेषण क्या है? जब हम मन का विश्लेषण करेंगे, यानी मन को, किसी के मन का विश्लेषण यानी एक बात को बार बार पूछेंगे उससे कि ये क्या, हालांकि हम पता है उसका कि वो कहाँ गया था, उसने क्या खाया था, वो उसने क्या क्या किया है। यानी किसी की अगर शादी होती है तो तुमने क्या क्या खरीद लिया भाई, सोना चांदी खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, पता है कि कली बाजार से लाए हैं, लेकिन फिर भी उसको बार बार घुमाते रहते, मन का विश्लेषण करते रहते हैं। तो ऐसे आदमी जो होते हैं ना, वो फ्रॉड होते हैं मेरे भाई। ऐसे आदमी से बचे रहना। कैसे होते हैं? फ्रॉड होते हैं, यानी झूठे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो मन का जो विश्लेषण करते हैं, यानी मेरे भाई डोंट माइंड, ये सब ट्रिक के लिए मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनका सभी मनोवैज्ञानिकों को सम्मान करता हूँ। बड़े टैलेंटेड बंदे थे जिन्होंने ये दिए हैं। ऐसे तो बेवकूफ़ थे नहीं हमारी तरह कि ऐसे ही इन्होंने उठा के ये दे दिए। पूरी वर्ल्ड को, कई हज़ार आदमियों को संतुष्ट करना अपने सिद्धांत से मजाक बात नहीं होता। हम तो आपको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि आप हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये तो मनोवैज्ञानिक थे। तो मैं मतलब सिगमंड फ्रॉइड का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई है सिर्फ आपको याद कराने के लिए, कोरिलेट करना। और मैं सारी साइकोलॉजी ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोरिलेट करके। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए जिंदगी का।
फ्री माइंड होकर पढ़िए, माइंड पर जोर नहीं पड़ना चाहिए लाइफ टाइम। मानवतावाद संप्रदाय यानी मानवता। कुछ लोग बड़े बुरे हैं समाज में, वो मानवता के लिए बड़े खतरा हैं, यानी कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जातिवाद का भेदभाव फैला रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, तो वो मानवता के लिए खतरा, यानी उन्होंने मानवता जो यानी सच्चाई है, जो मानवता होनी चाहिए, इंसानियत कहते हैं जिसको, उसको मसल कर रख दिया है, बिल्कुल मसल कर रख दिया है, यानी मसलो यानी मसल के रख दिया है मानवता को। तो इस तरह से कुछ लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, आप इनको ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से बचे रहिए। अब इसके बाद एक पॉइंट है हमारा प्रेरकीय संप्रदाय, तो इसमें हम लिखेंगे प्रेरक यानी प्रेरक में हमारा पॉइंट आता है, तो प्रेरक में इसमें हम पकड़ेंगे प्रेरक, यानी प्रेरक अभी कुछ दिनों पहले प्राइमरी स्कूलों में यूपी में प्रेरक रखे गए थे, 2,000 रुपये महीना उनको सैलरी थी लगभग, वो प्रेरक रखे गए थे, यानी वो प्रेयर कराते, सिर्फ उनका और कोई काम नहीं था, प्रेरक अच्छी तरह से कराने, बच्चों को पहले ईश्वर का नाम तो लेना आ जाना चाहिए, तो प्रेयर अच्छी कराने के लिए रखे गए थे। लेकिन वो क्या हुआ, वो सब इतने डल थे, गलिए थे, बिल्कुल गल गए, वो सब प्रेरक गल गए, ऐसे बेवकूफ़ निकले कि उन्होंने अच्छा तरह काम नहीं किया, तो गल गए, वो बिल्कुल गल गए, बिल्कुल गलिए निकले, उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। भाई मेरे भाई, मैं सबका सम्मान करता हूँ, प्रेरकों का भी, लेकिन एक सिर्फ ट्रिक के लिए मैंने को रिलेट किया है, डोंट माइंड, फ्री माइंड होकर पढ़िए। तो आपके आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको ट्रिक मिली होगी। इसके बाद हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और इसी तरह से आपके लिए बनाते रहेंगे नई नई वीडियो, और आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे। और ये जो सिगमंड फ्रायड थे, ये वियना के रहने वाले थे, वियना। और एक बात और बता दूं, संरचनावाद को हम निर्मितवाद भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम हम निर्माणवाद भी कह सकते हैं। तो निर्मितवाद या निर्माणवाद बात एक ही है, तो इसमें भी ट्रिक वही है, वुंट वाली, ईंट का निर्मित कैसी हुई है वो देखेंगे खरीदने के लिए, उसका निर्माण कैसा हुआ वो देखेंगे, वो संरचना तो मैंने बता ही दिया, समझ में आ गया होगा। अब इन हम सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि इसमें किसी किसी की डेफिनेशन बड़ी, ये वाटसन वाली डेफिनेशन है, एक बड़ी मोस्ट है, तो थोड़ा बस जानकारी के लिए पढ़ लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, मोस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संरचनावाद संप्रदाय, इसी को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो संरचनावाद संप्रदाय, इसको निर्मितवाद भी कहते हैं, या निर्मितवाद या निर्माणवाद। तो ये मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय था। ये पूछ लेता कभी कभी कि मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय कौन सा था। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय, और वैसे भी मैंने पहले नंबर पे लिखा है इसलिए, और इसी संप्रदाय में जो है 1879 की लिपजिंग नगर में जो प्रथम प्रयोगशाला बनी थी मनोविज्ञान की, तो इसमें बनी थी, इसी संप्रदाय में बनी थी वो 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। आप समझ गए होंगे, मैंने इस चीज को पहले पढ़ा दिया है दूसरी वीडियो में, पूरा समझाया मैंने। विलियम वुंट ने स्थापित की थी, तो विलियम वुंट इसके निर्माणवाद हैं, यानी संरचनावाद के, तो उन्होंने इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब इसके बाद मोस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा बताया वुंट ने, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का स्वरूप बताया है।
मनोविज्ञान का स्वरूप बताया है प्रयोगात्मक, के मनोविज्ञान में प्रयोग किए जा सकते हैं। और बात सही है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान है तो प्रयोग किए जा सकते हैं। फिलहाल तो व्यवहार का विज्ञान ही है। तो मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? तो मनोविज्ञान, ये दोनों पॉइंट बहुत मोस्ट हैं। स्वतंत्र विषय कब बना? तो मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय 1880 ईस्वी में बना था। 1880 ईस्वी में स्वतंत्र विषय बना। और इसके जो समर्थक थे कि स्वतंत्र विषय बनना चाहिए, तो इसके समर्थक थे एडलर, टिचनर, और एक थे बेडफोर्ड। बेडफोर्ड है, बेडफोर्ड। तो ये इसके समर्थक थे कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बनना चाहिए, यानी अलग से विषय बनना चाहिए। इसकी प्रकृति मतलब अलग विषय की मान्यता इसको दी जानी। जब मनोविज्ञान को संरचनावाद संप्रदाय का जन्म हुआ मनोविज्ञान में, तो ये बात चल रही थी कि यह मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। लेकिन इस बात को विलियम वुंट भी मानते थे, और इसी बात को विलियम जेम्स भी मानते थे कि हाँ चेतना का विज्ञान है। लेकिन बाद में इन दोनों में मतभेद हो गया, विलियम वुंट और विलियम जेम्स में। तो विलियम वुंट ने तो संरचनावाद का किया ही था, संरचनावाद संप्रदाय का निर्माण किया था, तो विलियम वुंट तो इसी में रहे। लेकिन जब मतभेद हुआ तो इन्होंने अपना बाद में मतभेद के कारण एक नया संप्रदाय दिया, जिसका नाम आया प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो इसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे प्रकार्यवाद या कार्यवाद पर। कार्यवाद या प्रकार्यवाद बताना किसका था? ये एक बार सोच समझ के बताइए। कार्य हमें करना है और हम थक जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? जेम्स। तो प्रकार्यवाद किसने दिया? विलियम जेम्स ने। इनके समर्थक भी थे कुछ, इनके कई सारे समर्थक हुए हैं कि जॉन डीवी ने भी इसका समर्थन किया है, जॉन डीवी, और थॉर्नडाइक ने भी इनका समर्थन किया है। मैकिन कैटल, ये थॉर्नडाइक के गुरु थे, मैकिन कैटल। और विलियम वुडवर्थ ने ये समर्थन किया है। और एक थे रोलैंड एंजिल, इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि विषय वस्तु जो है चेतना का विज्ञान है। प्रकार्यवाद में जो विषय वस्तु थी इनकी चेतना का विज्ञान थी। तो इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। प्रत्यक्षीकरण पर किसने बल दिया? विलियम जेम्स ने। प्रत्यक्षीकरण क्या होता? यानी कि पांचों हमारी जो इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों में जो संवेदना होती है वो प्रत्यक्षीकरण की तरफ ले जाती है हमें। जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, तो ये हमें सब प्रत्यक्षीकरण यानी जो ज्ञान कराती है। तो उसके बारे में, जैसे आंखों से हमने किसी वस्तु को देखा तो आंखें हमारे क्या प्रत्यक्षीकरण करा रही हैं। कानों से किसी बात को सुना तो यानी उसके बारे में हमें जानकारी हुई। नाक से किसी फूल को सूंघा तो उसके बारे में स्मेल की जानकारी हुई। उस तरह त्वचा पर गर्म ठंडा कुछ लगा तो उसके बारे में हमें जानकारी मिली। उसी तरीके से हमने जीभ पर कुछ खट्टा मीठा कोई चीज रखी तो हमें उसके बारे में खट्टा मीठे की जानकारी हुई। यानी प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज के बारे में पूरी मतलब कुछ जानकारी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? यानी व्याख्या या उसका नाम या उसकी पहचान किसी तरह से अगर हम हो जाए तो वही प्रत्यक्षीकरण होता है। और ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से एक संवेदना का जन्म होता है। संवेदना और संवेदना क्या है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है। सबसे पहले संवेदना उत्पन्न होती है। जैसे बच्चा का रोना, परेशान होने पर जन्म से ही बच्चा सबसे पहले रोना शुरू करता है, तो आराम न मिलने पर बच्चे का रोना क्या है? वो संवेदना प्रकट कर रहा है। तो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान
क्या है? संवेदना। ये भी मोस्ट है, ये ध्यान रखना। तो चेतना के कार्य और प्रभावों पर इन्होंने बल दिया, क्योंकि इनकी विषय वस्तु जो रही, विलियम जेम्स की जो विषय वस्तु रही, जो विषय वस्तु रही, तो वो रही चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान इनकी विषय वस्तु रही, और इन्होंने चेतना के कार्यों और प्रभावों पर बल दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है व्यवहारवाद संप्रदाय। तो व्यवहारवाद जेबी वाटसन ने दिया था। जेबी वाटसन। तो इनका भी समर्थन किया स्किनर ने, पावलाव ने, हल ने और मैकडूगल ने। इन्होंने इनका समर्थन किया। ये व्यवहारवाद मैंने पहले ही बताया था, पहले वीडियो में। 1913 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से इसका जन्म हुआ। आपको ये ज्यादा मोस्ट है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। ये, और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था? मैकडूगल। दोनों मैंने पहले ही बता दिए पहली वीडियो में। जो मोस्ट होगा मैं बताता रहूंगा एग्जाम के पॉइंट से। 1912 से 1914 के मध्य संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बीच में द्वंद्व हो गया, यानी मतभेद हो गया, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। तो उसके बाद फिर जब इन दोनों में विलियम वुंट ने कहा कि संरचनावाद ठीक है, और विलियम जेम्स ने कहा कि प्रकार्यवाद ठीक है, लेकिन इन दोनों में जब ये द्वंद्व चलता रहा, तो इसके बाद ही व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म हुआ, और ये दोनों से सही माना गया। इसमें वाटसन की कुछ पुस्तकें पूछ लेता है, ये काम की है। एक बात है कि व्यवहार की व्याख्या, वर्णन, उत्पत्ति कब की गई? तो मैंने 1913 में बता ही दिया है। ये व्याख्या भी, वर्णन भी, उत्पत्ति, यानी पॉइंट कर बना के पूछ ले तो 1913 ईस्वी। यानी व्यवहार के बारे में अगर कुछ पूछेगा सन में तो 1913 लगाना। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है कि व्यवहार के व्याख्या, वर्णन और उत्पत्ति। वाटसन की कुछ पुस्तकें हैं। 1914 में एक इनकी पुस्तक आई, व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। इतनी मोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार पढ़ लेते हैं। तुलनात्मक अवधारणा। इसके बाद 1919 में मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये एक पुस्तक आई इनकी। व्यवहार का एक दृष्टिकोण। एक 1924 में इनकी पुस्तक आई, व्यवहारवाद। ये बहुत मोस्ट है। ये जो पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी, पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी, और ये बहुत मोस्ट है, व्यवहार पर आधारित थी। तो ये वाली बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद व्यवहारवाद में ये कहा गया कि व्यवहार की उत्पत्ति जो है उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। क्या कहा गया? कि उद्दीपक और अनुक्रिया से ही व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इसके लिए कोई आनुवांशिक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है कि आनुवांशिक गुणों की कोई आवश्यकता होगी, बल्कि वातावरण जरूर महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा गया? ये व्यवहारवाद का सिद्धांत या कथन है कि व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। जो उत्पत्ति है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से, नोट कर लेंगे, और आनुवंशिक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है, और वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी बात को मानते हुए वाटसन ने अपने एक कथन दिया, तो एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत मोस्ट है। उसने कहा था, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए,
मैं उन्हें जो चाहूं बना सकता हूं। ये कई बार पूछा हुआ है और ये इसीलिए है कि बच्चा किसी का भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सिर्फ शिशु होना चाहिए, मुझे दे दीजिए, और यानी आनुवंशिक गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं वातावरण में उसे कैसे वातावरण में रख के डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, अपराधी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी उसको बना सकता हूँ। आप मुझे एक दर्जन शिशु दे दीजिए और बता दीजिए कि इनको क्या क्या बनाना है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और ऐसा ही है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है, एनवायरमेंट का उस पर इफेक्ट बहुत पड़ता है। तुम मुझे एक दर्जन शिशु, स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें जो चाहूं बना सकता हूं। ये कथन किसका है? जेबी वाटसन का। और इन्होंने अपने एक 11 वर्ष के शिशु पर, ये जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने अपने बेटे पर 11 वर्ष का था, उसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया था इन्होंने, उसको खरगोश दिया और वो खरगोश के साथ खेलता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया कि खरगोश के साथ एक बहुत डरावनी आवाज बजानी शुरू कर दी। जिस टाइम वो खरगोश के साथ खेलता था, एक डरावनी आवाज शुरू कर दी, और उस डरावनी आवाज से बच्चा खरगोश से थोड़ा थोड़ा बचने लगा। और पहले डरावनी आवाज खरगोश के साथ, मतलब पहले अलग रखी, फिर बाद में खरगोश के साथ शुरू कर दी, और लास्ट में क्या हुआ कि बच्चा ये समझने लगा कि खरगोश ही डरावनी आवाज निकाल रहा है, और बच्चा उससे दूर भागने लगा। तो इस बात से ये सिद्ध हो गया कि व्यवहार की उत्पत्ति जो है उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। यानी उद्दीपक, हम जैसा उद्दीपक लगाएंगे, यानी डरावनी आवाज लगाई, तो अनुक्रिया बच्चे ने उसी प्रकार की। तो ये वाटसन ने वातावरण को अधिक महत्व दिया है, ये बहुत ध्यान रखना। ये कभी कभी पूछ देता, वाटसन ने किसको ज्यादा महत्व दिया? वातावरण को। और इसी वातावरण के बेस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समग्रवाद या संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद। संज्ञानवाद के दूसरे नाम है समग्रवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद। ये वर्दी में मैंने बताया था, ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होगा उसको ही वर्दी मिलेगी। ये वर्दी में नहीं दी, ये बहुत ध्यान रखनी है। बस सिर्फ ये मोस्ट ज्यादा है इसमें कि कौन सा संज्ञानवाद या कौन सा संप्रदाय किसने दिया है।